सोचो एक क्लॉक जो कि स्पेस में है, यानी कि 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, एंड वो अचानक से काम करना बंद कर दे तो पूरा नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज आज इंडिया फेस कर रहा है अपने सिस्टम के साथ, जिसका नाम है नेविक। लेकिन सवाल ये है कि नेविक क्या है और एक क्लॉक के बंद होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों। नेविक के फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। आज के टाइम पे नेविक के पास टोटल 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट है जो कि इंडिया के रीजन को और इंडिया के साथ 1500 किलोमीटर के आगे के रीजन को अच्छे से कवर कर रहा है। जो जीपीएस है वो ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है एंड ये यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, क्योंकि ये पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। इनकी जो सैटेलाइट्स है वो पूरे अर्थ को कवर कर रही है, इसीलिए इसको ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो नेविक है वो रीजनल सैटेलाइट है, इसी वजह से ये इंडिया के लिए ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। सो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एटॉमिक क्लॉक है एक सैटेलाइट का जिसका नाम है IRNSS-1F, इस सैटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक अब चल नहीं रहा है और ये कंफर्म न्यूज आई है इसरो के थ्रू। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि नेविक बना क्यों? हुआ ये था कि 1999 में कारगिल वॉर के दौरान उस टाइम पे इंडिया के पास कोई भी अपना जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम नहीं था। सो वो यूएसए के नेविगेशन सिस्टम पे रिलाई कर रहे थे, दैट इज जीपीएस। सो इंडिया ने यूएसए को रिक्वेस्ट किया कि जीपीएस का डाटा उनको मिल सके सो दैट दे कैन लोकेट कि कहाँ पे एनिमीज की पोजीशन है और उनको ट्रैक करना इजी हो जाएगा। बट यूएसए ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था एंड इसी वक्त इंडिया को रियलाइज हुआ कि उनको भी इस नेविगेशन सिस्टम पे अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, अपनी एक इंडिपेंडेंस क्रिएट करनी चाहिए। एंड यहाँ से फिर जन्म होता है आगे जाके नेविक सिस्टम का, जो कि इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। अब मैं नेविक के टाइमलाइन के बारे में बात करने जा रही हूँ। नेविक बना कब? सो नेविक की जो नीड अराइज हुई थी वो हुई थी 1999 में कारगिल वॉर के दौरान, जब यूएसए से इंडिया ने रिजेक्शन फेस किया था। तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली थी 2006 में, लेकिन इसकी जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2013 में, लेकिन जो पूरा सिस्टम ऑपरेशनल हुआ था वो हुआ था 2018 में। अब इस टाइमलाइन को आप थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पे कुछ चीजें आज भी रिलाई कर रही हैं। सैटेलाइट्स कॉन्टिन्यूसली सिग्नल्स भेजते हैं एंड जो रिसीवर है, फॉर एग्जांपल आपका फोन, वो मल्टीपल सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं। तो इस सिग्नल को एग्जैक्टली कितना टाइम लगा पर्टिकुलर सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने में, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर टाइम को कैलकुलेट किया जाता है एंड दिस इज हाउ वी कम टू नो कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। एटॉमिक क्लॉक एटम्स की वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। सबसे कॉमन एटम जो कि आज की डेट में यूज हो रहा है उसका नाम है सीजियम 133। जब सीजियम एटम 9.19 बिलियन टाइम्स वाइब्रेट होता है तो उसको इक्विवेलेंट माना जाता है 1 सेकेंड के, और इसको मेंटेन करता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सीजियम ही क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली स्टेबल होती है एंड हर जगह इसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड एनवायरमेंटल कंडीशन भी इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, इसीलिए इसकी वाइब्रेशंस पे, इसके टाइम एक्यूरेसी पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है। जीपीएस आज की डेट में सीजियम और साथ ही साथ रुबीडियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की क्लॉक यूज़ कर रहा है, वेयर एज जो गैलीलियो है आज हाइड्रोजन मेसर यूज़ कर रहा है, जो कि इन दोनों से भी ज़्यादा स्टेबल एंड एक्यूरेट है बट ज़्यादा एक्सपेंसिव। एंड इंडिया पहले क्या करता था, वो रुबीडियम एंड सीजियम की जो एटॉमिक क्लॉक है वो इंपोर्ट करता था। आज की डेट में इंडिया खुद की अपनी एटॉमिक क्लॉक्स को डेवलप एंड क्रिएट कर रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 2013 में और सिस्टम पूरा ऑपरेशनल हुआ था, सैटेलाइट सिस्टम वो हुआ था 2018 में। सैटेलाइट्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है? नेविक की जो पहले सैटेलाइट्स यूज की गई हैं उसकी लाइफ स्पैन थी 10 साल एंड अब जो रिसेंटली लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी लाइफ स्पैन होगी 12 साल। मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइफ स्पैन वाले पॉइंट को भी ज़रा ध्यान में रखें, क्योंकि यही लाइफ स्पैन का जो ड्यूरेशन है और साथ में जो टाइम लाइन हमने पहले डिस्कस किया था, इसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले मैं L1 बैंड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। L1 बैंड एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि सैटेलाइट्स यूज करते हैं सिग्नल्स भेजने के लिए एंड जीपीएस भी L1 बैंड यूज करता है एंड जो स्मार्टफोन है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी L1 बैंड्स को सपोर्ट करती है।
सो नाविक पहले L1 नहीं यूज़ करता था एंड इसी वजह से जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो नाविक के सिग्नल्स को डायरेक्टली नहीं रिसीव करते थे। नाविक अब अपने सिस्टम को अपडेट करके L1 बैंड यूज़ करेगा, दैट इज़ L1 फ्रीक्वेंसी, जिस वजह से जो स्मार्टफोन्स है वो डायरेक्टली नाविक के सिग्नल्स को भी रिसीव कर पाएंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि सैटेलाइट के काम ना करने की वजह से उसके डाटा पर रिलाई नहीं किया जा सकता, यानी कि वो लोकेशन सही से ट्रैक नहीं कर पाएगा। दूसरी जो कि L1 बैंड के बारे में मैंने बताया था कि जो स्मार्टफोन है वो डायरेक्टली उसके सिग्नल आज की डेट में नहीं रिसीव कर रहे हैं, बट इसको जल्द ही जो इसरो साइंटिस्ट हैं वो अपडेट करेंगे। तीसरी जो मैंने कहा था कि सैटेलाइट के लाइफ स्पैन एंड ऑपरेशन के लाइफ स्पैन को आप ज़रा गौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी एंड जब ये ऑपरेशन में आई थी तो ऑलरेडी 5 साल जा चुके थे एंड सैटेलाइट का जो लाइफ स्पैन था वो था 10 साल। सो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है कि सैटेलाइट का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है एंड जो न्यू सैटेलाइट है वो अब लॉन्च हो रही हैं, बट कुछ सैटेलाइट ये भी है कि करेक्टली ऑर्बिट तक पहुंच नहीं पा रही हैं। सो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एक्सपेंसिव एंड हाईली ऑपरेशन सिस्टम है, बट येस इसका फ्यूचर ये है कि जीपीएस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। आगे जाके जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाएगा तो इंडिया इस फील्ड में अपनी खुद की पहचान क्रिएट कर सकता है एंड आसपास के देशों को भी वो सपोर्ट कर सकता है नेविगेशन सिस्टम पर। एंड फ्यूचर में जो फ़ोन है वो डायरेक्टली नाविक के सिग्नल को रिसीव करेगा, क्योंकि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी भी अपडेट होगी एंड इसरो साइंटिस्ट इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि L1 बैंड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा। सो जैसे कि हमने जाना कि एक छोटा सा क्लॉक अगर वो ना चले और 1 सेकंड का भी हेर फेर कैसे पूरी लोकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, और इससे ये भी पता चलता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट है एंड कितनी प्रिसाइज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।